ये देश ना गीता से चलता है ना कुरान से, ये देश चलता है केवल बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से। जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। भाई ने बखूबी यहां पर प्रखरता से अपने विचार मार्गदर्शन के तौर पर रखे और इसी तरीके का आंदोलन वो रोज जीती है। जहां जहां भी कहीं अन्याय अत्याचार हो, पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी एट्रोसिटीज की अगर घटना होती है तो सबसे पहले प्रथमतः वो वहां पर पहुंचते हैं। फिर वो चाहे कोई भी अन्याय हो, अत्याचार हो या फिर किसी भी सामाजिक क्षेत्र की बात हो, वो कभी भी पीछे नहीं हटती। अपने प्रोफेशन को साथ साथ लेकर वो आगे बढ़ती हैं। इसी के साथ साथ मैं आयोजकों के विनती के अनुसार यहां पर किसी को कुछ प्रश्न भी अगर पूछना हो तो वे पूछ सकते हैं। अगर कुछ प्रश्न है तो यहां पर उसकी चर्चा भी हम कर सकते हैं, क्योंकि मंच पे जो बैठे हुए जो लोग हैं केवल उन्होंने बोला और हमने सुना, इस तरीके की ये परिषद नहीं होनी चाहिए। इसीलिए रूबरू हमारे कन्वर्सेशन होने चाहिए, क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है और उस जनता के लिए जोरदार तालियां तो बनती है। जोरदार तालियां हो जाए। कुछ हमारी भगिनियां हैं यहाँ पर, माताएं हैं, प्रमुखता से यहाँ पर हरीश नागनड़ साहब भी बैठे जो वंचित बहुजन आघाड़ी में भी काम करते हैं, प्रखर अम्बेडकर वादी है, लाडगेताई यहाँ पर बैठी है जो किसी को सवाल करना है तो वो ऑलरेडी मीडिया है, उनको सवाल करना है, दूसरा कौन करेगा सवाल? वही करेगा। सुमेध लांडगे, अनन्या लांडगे आणि संघमित्र लांडगे। तो कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आप सभी संविधान प्रेमी जो यहाँ पर बैठे हैं, कविता ताई लांडगे भी यहाँ पर है जो मैंने अनेक आंदोलन में देखता हूँ, वो अपनी बात रखती है, संविधान के माध्यम से बात रखती है। यहाँ पे अनेक भगिनी जिनका नाम मुझे पता नहीं, लेकिन वे सब हम लोग सब भारतीय होने के नाते यहाँ पर और इसीलिए बैठे हैं कि सभी लोगों को संविधान पर असीम निष्ठा है। ऐसे तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं एडवोकेट बीजी गजबे साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वहाने साहब भी हैं जो मेरे पिताजी के काफी करीबी दोस्त रहे हुए हैं। चंद्रभान पाटिल मेरे पिताजी का नाम आकाशवाणी में थे। तो वो तमाम सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं उनका भी यहाँ पर, मेरे भाई भोजराज जी भी यहाँ पर दिख रहे हैं, बागड़े साहब भी हैं। काफी लोगों को मैं चेहरे से जानता हूँ, काफी लोगों को नाम से नहीं जानता। आवाज की टीम है यहाँ पर। तो ऐसे तमाम लोगों से एक रूबरू हमारे कन्वर्सेशन होना चाहिए, ऐसा आयोजकों के माध्यम से बात निकली है। तो अगर किसी के लिए कुछ सवालात हो या किस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कैसा है कि आगे आने वाली पीढ़ी के रक्षक अगर सही मायने में अगर हम हैं तो उनको एक अच्छा हक और अधिकारों के माध्यम से उनको वो चीज दी जाए जो संविधान में नमूद है। तो उसी का हम लम्हा पुकारते हैं, मूवमेंट करते हैं। अम्बेडकरी मूवमेंट के नाम से हम लोग चर्चित हैं। कहीं पे भी किसी के भी ऊपर अन्याय अत्याचार होगा, सबसे पहले हम लोग संविधान चौक में पहुंचने वाले लोग हम ही लोग हैं। चाहे ओबीसीओ का मुद्दा हो, चाहे मुसलमानों की कोई बात हो, चाहे हत्याकांड की कोई बात हो, सारे जितने भी जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबसे पहले संविधान चौक वहां निदर्शने विरोध करने के लिए पहुंचते हैं। चाहे कुछ भी हो, चाहे समय कैसा भी हो, चाहे आंधी है, तूफान है, बारिश है। ऐसा नहीं कि आज बारिश है तो आज आंदोलन नहीं करते, मैंने आज बहुत ठंडी है तो आज आंदोलन नहीं करते। इस तरीके की बात अम्बेडकर वादियों में नहीं है। संविधान प्रेमी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो अगर किसी के सवालात हो तो प्लीज वे यहाँ पर, मैं चाहे तो अगर हाथ उठाते तो मैं उनके पास माइक लेकर जाने की भी व्यवस्था करवा सकता हूँ।
और जिससे भी आप सवाल करना चाहते हो उनका नाम आप बता देंगे तो मैं उनको वहां पर माइक पहुंचाऊंगा। नमस्कार सर। मेरा सवाल यह है कि संविधान में आर्टिकल 341 और 342 यह एससी और एसटी एक्ट है, तो दलित यह शब्द कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? नंबर 1। इसका जवाब बखूबी एडवोकेट स्पीकर दे कामले एडवोकेट महेंद्र बंसोड़ जी भी यहाँ पर दे पाएंगे। और दूसरा एक सवाल है कि जिस प्रकार से शेंडे सर ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन है यह 10 साल के लिए था, तो यह पॉलिटिकल रिजर्वेशन था या एजुकेशनल रिप्रेजेंटेटिव एजुकेशन था? क्योंकि इस मंच से एक मैसेज कन्वे होता है, आप लोग हमारे मार्गदर्शक मार्गदाता हो, यहाँ से अगर उचित मैसेज अगर यहाँ पर लोगों में जाएगा तो यहाँ बैठा हुआ जो वर्ग है उचित मैसेज सोसाइटी में वो कन्वे कर सकता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि 10 साल का जो रिजर्वेशन की बात शेंडे सर ने कही, तो वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात कही या फिर रिप्रेजेंटेटिव और एजुकेशनल रिजर्वेशन की बात कही? और दूसरा, दलित ये शब्द कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? मैं पहले दो हाँ एक्चुअली माइक मेरे पास है तो मैं वो कर देती है। अंडर आर्टिकल 341 जो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है एंड 342 जो शेड्यूल ट्राइब से है, और इसके जो अधिकार है यानी उसमें कौन सी कैटेगरी डालना या उसको कम करना, ये पूरे अधिकार है प्रेसिडेंट के। तो उसमें कहीं भी दलित शब्द नहीं है। संविधान में लिखा है शेड्यूल कास्ट, उसमें अनेक जातियां हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में 59 जातियां आती है। ऐसी जातियां हैं जो आपको भी पता नहीं होगी, जो मुझे भी पता नहीं, जिसके नाम भी आप लोगों ने सुने नहीं होंगे। तो ऐसी जातियां भी इसमें आती है। बीच में एक केस हुई थी जिसको अगर शैलेश नागनवरे सर यहाँ पे उपस्थित होते तो उन्होंने उसका जवाब बखूबी दिया होता, क्योंकि वह केस उन्होंने ही लड़ी थी। और दलित यह जो शब्द है तर ही एक प्रकारची शिवी आहे, त्याच्यामुळे ती वापरू नये अशा प्रकारे ते प्रेयरमध्ये आणि त्या ड्राफ्टिंग म्हणजे पिटिशन ड्राफ्ट करण्यात आली होती, ते त्या प्रकारे म्हणजे त्यामध्ये मेन्शन करण्यात आलं। बट अकॉर्डिंग टू मी, जर तुम्ही मला विचारला की दलित हा शब्द योग्य आहे की अयोग्य, मी योग्यही नाही म्हणणार किंवा अयोग्य देखील नाही म्हणणार। कारण अनुसूचित जाती हा शब्द संविधानाने आपल्याला दिलेला आहे अनुसूचित जातीमध्ये, आणि तो एक आता प्रथा होत आलेली आहे 75 वर्षापासून, म्हणजे दलित शब्द म्हणण्याची। मला असं वाटतं की ह्या मंचावरून कुठला मेसेज जायला पाहिजे किंवा कुठला मेसेज जाऊ नये याच्या पलीकडे आता आपण विचार करायला हवा। हा की म्हणजे दलित म्हटल्याने खूप मोठं नुकसान होतं असं मला वाटत नाही। यह जो सिस्टम है वो यही चाहते हैं कि हम ऐसे शब्द को एक्सप्लेन करते रहे, हाँ या ना, ये ठीक या ना नहीं है, यहीं पे आप अपना वक्त जाया करें। मुझे लगता है इससे भी आगे बहुत बड़े मुद्दे हैं जो हमें लड़ना चाहिए। ये एक पॉइंट हो गया। वैसे आपने जो बोला दलित शब्द ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया था कि दलित शब्द है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा भी। लेकिन यह जो एक रेफरेंस दिया जो ऑर्डर में पास हुआ कि दलित ये शब्द अभी नहीं बोलना चाहिए, और वो नागपुर खंडपीठ में वो केस चली थी और उसका रिजल्ट भी आया था ताकि दलित शब्द नहीं बोला जाए करके। और दूसरा जो सवाल है वो शेंडे सर को है, फिर भी मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि 1950 के बाद आया एजुकेशन रिजर्वेशन, एजुकेशन में रिजर्वेशन, और जो 10 साल के लिए था वो था पॉलिटिकल रिजर्वेशन। लेकिन 10 साल के भी बाद समय समय के अनुसार उसको बढ़ाया जा सकता है। बराबर है। बाबा साहब ने जो 10 वर्ष के लिए रिजर्वेशन दिया था, आपने जो सवाल किया वो है हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन, क्योंकि संसद में चाहे वो प्रांतीय संसद हो
केंद्रीय संसद हो, आज जिसको लोकसभा और विधानसभा में कन्वर्ट, उस नाम को ऐसा कहा गया। तो वो 10 वर्ष के लिए था। और जो पीड़ित लोग थे, दलित फिर से नहीं बोलूंगा क्योंकि उस पर चर्चा हुई है, जो पिछड़े लोग थे, अनडेवलप्ड लोग थे, उनमें से भी प्रतिनिधि वहां जाए और अपने समाज को, अपने कम्युनिटी को वो डेवलप करके ऊपर लाए। इसके लिए बाबा साहब ने इसका प्रावधान प्रोविजन रखा। लेकिन साथ में ये भी रखा कि इलेक्शन में जो जीतने वाला हमारा प्रतिनिधि जाता है पॉलिटिकल, वो हमारा प्रतिनिधि कम पार्टी का ज्यादा हो जाता है वहां जाने के बाद। इसलिए पार्टी के प्रेशर, अंडर प्रेशर में रहता है, तो वो उतना ही करता है जितने पार्टी के हाईकमान कहते हैं। ये बात भी बाबा साहब को अच्छे से फुल लर्न थी, उसका अभ्यास था करके उन्होंने क्या किया कि 10 वर्ष में भी अगर इनका, जिनके प्रतिनिधियों ने अगर उनका डेवलपमेंट नहीं किया, तो उसको तदनुसार जो समय पे उचित हो, प्रासंगिकता जिसमें हो, उसको और बढ़ाया जाए। और ये तब तक बढ़ते रहना चाहिए कि जब तक एक पिछड़ा हुआ, सबसे पीछे का आदमी वो सबसे ऊपर वाले आदमी के इक्वलिटी में, बराबरी में ना हो। यही है। तो एजुकेशनल सिस्टम में बराबरी लाना चाहते थे या पॉलिटिकल सिस्टम में? इक्वलिटी सर, सामाजिक व्यवस्था में बराबरी लाना चाहते थे ना। सामाजिक व्यवस्था 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट SC ST के है, फिर भी तो हमारी सामाजिक इक्वलिटी नहीं हुई ना। नहीं, ये मेरे लिए सवाल नहीं रहेगा। आज का विषय जो है वो संविधान ने आजाद भारत को क्या दिया। फिर भी ओके सर, आपने अगर बोला है तो आपका अभी का सवाल है, फिर से एक बार रिपीट कीजिए। जैसा आपने कहा कि पॉलिटिकल बराबरी के लिए, जैसे 10 साल के लिए वो अवधि बढ़ाया गया है, तो पॉलिटिकल बराबरी आने से हमारी सोशल बराबरी होगी, इक्वलिटी होगी। तो हमारे को सोशल इक्वलिटी के लिए एजुकेशनल रिप्रेजेंटेटिव रिजर्वेशन यह आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वर्तमान व्यवस्था पॉलिटिकल रिजर्वेशन को आगे बढ़ाकर समाज व्यवस्था को खोखला बनाने का काम कर रही है। मेरा विश्वास उससे भी बढ़कर, उससे भी आगे है। पॉलिटिकल सोशल इक्वलिटी आना ही चाहिए, लेकिन इसका सबसे आखिरी सार यह है कि जब तक एक पिछड़ा आदमी क्यों इसके देश में इक्वलिटी, पैसा, आर्थिक, इकोनॉमिकली वो इक्वल हो जाएगा, तो बाकी के अधिकार, बाकी के राइट्स जो है, फंडामेंटल हो या अदर राइट्स हो, वो अपने आप उसको हस्तगत कर सकता है। तो बाबा साहब ने ये भी कहा कि आर्थिक इक्वलिटी ही आखिरी रहेगी। ओके, थैंक यू। सम्माननीय शेषराव जी गणवीर रिपब्लिकन नेता भी हैं, उनका कोई सवाल है? हेलो, सवाल किसके लिए रहेगा ये आप नाम बताएंगे तो मैं माइक वहां तक पहुंचाने का कष्ट करूंगा। अभी जो सरकार जो चल रही है वो एक इशू अभी जोरदार ढंग से सामने ले आ रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो ये स्वतंत्र भारत के लिए उपयुक्त है या जो अनुसूचित जाति और ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए ये ठीक है, ऐसा मेरा सवाल है। तो मान्यवर आप जो भी, जिनको भी आप इस प्रश्न का उत्तर देना चाहे आप दे सकते हैं। थैंक यू। मैंने अपनी खुली चुनौती दी है। 1 नेशन 1 वोट के बारे में कौन बताना चाहेगा? 1 नेशन 1 वोट के बारे में सभी बता पाएंगे? जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है और कन्वर्सेशन होना बहुत जरूरी है, और उसीलिए ये परिषद का आयोजन मेरे ख्याल से यहाँ पर उसका आयोजन किया हुआ है। तो शेंडे साहब, आप प्रश्न का उत्तर बता पाएंगे? मैं बता पाऊंगा, उन्होंने मुझे बोलना चाहिए ना। नहीं, आप पूरे मंच को ही, आप कोई भी दे दीजिए। पूरे मंच को ही घेरा उन्होंने। सवाल
वन नेशन वन इलेक्शन, ये जो केंद्र सरकार का एक नारा अभी फिलहाल में शुरू है, तो उसका असर स्वतंत्र भारत के SC ST OBC इनके ऊपर में भविष्य में क्या होने वाला है, ऐसा मेरा सवाल है। आप कोई भी इस प्रश्न का उत्तर दें। बहुत ही विदारक दृश्य हो सकता होगा। वन नेशन वन इलेक्शन से क्या हुआ, हमारे सामने एक उदाहरण है। भंडारा में इलेक्शन हुए, प्रांतीय लोकसभा, प्रांतीय विधानसभा, प्रांतीय केंद्रीय विधानसभा के दोनों, जैसे आज हम आमदार बोलते हैं और खासदार बोलते हैं, तो एक खासदार और एक आमदार के लिए दोनों का साथ में इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन में क्या हुआ, जो पार्टी इकोनॉमिकली साउंड थी, मजबूत थी, उस समय तो कांग्रेस ही थी, और बाबा साहब अपनी खुद की पार्टी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो हुआ क्या कि बाबा साहब आगे वाले कैंडिडेट से बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन वो दोनों इलेक्शन एक होने से क्या हुआ, बाबा साहब लगभग 14,000 समथिंग वोटों से, 8,800 समथिंग वोटों से वहां पर पराजित हुए। तो ये हमें उदाहरण ये सिखाता है कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर होगा, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है, तो जो साउंड पार्टी रहेगी, रूलिंग पार्टी रहेगी या मजबूत पार्टी रहेगी, उसमें हमारे समाज की, मराठी में गड़चपी जो शब्द है ना, वो मुस्कटी, वो दबाई जाएगी। और जो फॉरेन में वन नेशन वन इलेक्शन होता है, तो वहां पर एक ही इलेक्शन होता है। क्या होता है कि ये 4, 8, 10 पार्टियां इलेक्शन लड़ती है, और 8 दिन पहले वो सिर्फ 2 पार्टियों को इलेक्शन में अपना समर्थन देती है,